हे दोस्तों नमस्कार। मैं आर्यन जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों यहां पर हिंदी का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो कि मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूं। अगर आपने इसका पहला नहीं देखा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक। तो यहां पर जो ये क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 14 सितंबर यानी कि ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो दोस्तों भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है वो हमारा भाषा के व्याकरण से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगर हम बात करें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है वो व्याकरण से ही होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग से में नहीं है। देखिए टा वर्ग की अगर हम बात करें तो टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये हमारे टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो धा है, ये देखिए जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धा, ये आता है आपका कौन से वर्ग में, ये आता है दोस्तों हमारा ता वर्ग में। इसी वजह से ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें ता वर्ग में और कौन कौन से आते हैं, तो ता वर्ग में दोस्तों ता, था, दा, धा, ना, ये सब आता है। समझ गए दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो दोस्तों छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं वो सुमित्रानंद पंत जी है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित निबंध कार को एक साथ मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए मिलाना है पगडंडियों का जमाना, ये निबंध है और इस निबंध को किसने लिखा है। तो दोस्तों पगडंडियों का जो जमाना है ये निबंध लिखा गया है दोस्तों हरिशंकर परसाई जी द्वारा, इसलिए इसको जो हम मिलान करेंगे पहले का चौथे से कर देंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा। इसके बाद बात करें रसात्मक बोध के विविध रूप, रसात्मक बोध के जो विविध रूप है दोस्तों इसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो ये हमारा बी हो जाएगा। इसके बाद है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो इसके जो लेखक हैं वो विद्या निवास मिश्र जी हैं, तो यहाँ पर इसका तो सीधा सीधा मिलान हो जाएगा सी का 3 से। और अगला बचा विवाह योग, तो विवाह योग लिखा है गुलाब राय जी ने, तो ये हमारा डी हो जाएगा। यानी कि 4 1 3 2, 4 1 3 2 किस में आ रहा है देख लीजिए, 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। रस सूत्र के जनक किसको माना जाता है दोस्तों, रस सूत्र के जनक भरत मुनि माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और इनके अनुसार रसों की संख्या 8 है, जबकि काव्य में रसों की संख्या 9 होती है और श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद निबंध के लेखक हैं। तो ये जो दोनों निबंध है दोस्तों इसके लेखक हैं हमारे डॉक्टर नौगेंद्र जी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद, तो इसके लेखक डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा था। तो दोस्तों छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा था रामविलास शर्मा जी ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और छायावाद में अतिशय कल्पनाशीलता थी और रामविलास शर्मा की प्रमुख जो कृतियां हैं, यहाँ पर रामविलास शर्मा जी आए हैं तो इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे भाषा और समाज और भाषा की विकास परंपरा, ये सारी जो थी इनके रामविलास शर्मा जी की प्रमुख कृतियाँ थी। समझ गए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ। तो अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तो इनका हिंदी साहित्य में जिस विधा में प्रवेश हुआ था वो था आलोचना। जी हाँ, आलोचना विधा में हुआ था क्रिटिक, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ था। तो 2 बार एक ही क्वेश्चन हो गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर से आप याद कर लिए, ये आलोचना याद रहेगा, भूलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है। तो प्रेम चिनगारी जो रचना है वो नजफ अली की है, किसकी है, नजफ अली की, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 डी है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें जायसी की, क्योंकि जायसी यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया काफ़ी फेमस है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, नूर मोहम्मद की अगर हम बात करें तो नूर मोहम्मद ने इंद्रावती, और अगर हम बात करें शेख नबी का तो शेख नबी जी ने ज्ञानदीप की रचना की थी। समझ गए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में राम काव्य के
प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन है? तो हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत दोस्तों स्वामी रामानंद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। और हिंदी साहित्य में अगर हम बात करें राम काव्य की बात करें तो यहाँ पर आपको बता ही दिया रामानंद जी हैं। और रामानंद जी का जो जन्म है वो सन 1299 ईस्वी में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में हुआ था। और इनके गुरु का नाम राघवानंद था। समझ गए दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो दोस्तों अगर हम बात करें संयुक्त स्वर की तो यहाँ पर देखिए संयुक्त स्वर की अगर बात करें तो देखिए ए ओ औ ये हमारे संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि आ और अगर हम ई को जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा, और आ और ऊ को जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा, और आ और ए को जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा, और आ और ओ को जोड़ेंगे तो औ बन जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो याद रखना संयुक्त स्वर हमारे ये चारों हैं ए ओ औ। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार दोस्तों खड़ी बोली है। खड़ी बोली है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानक का अभिप्राय होता है, आप सब समझ सकते हो, मानक मतलब स्टैंडर्ड, आदर्श, श्रेष्ठ, कुछ भी हो। तो भाषा का जो रूप है वो बेसिकली उसका आधार खड़ी बोली माना गया है। मानक हिंदी के आधार को खड़ी बोली माना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्वी हिंदी विकसित हुई थी। तो पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करें दोस्तों ये विकसित हुई थी अर्ध मगधी अपभ्रंश से। तो ये क्वेश्चन अभी पेपर में आया हुआ था। कौन से पेपर में? अभी यूपी पुलिस का शायद जिसने एग्जाम दिया होगा वो जानता होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था, अपभ्रंशों से क्वेश्चन आया हुआ था, और मैंने अपभ्रंश से यहाँ पर जितने अपभ्रंश दिए गए मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहला पार्ट जरूर देखो, वहाँ पर मैंने सारे अपभ्रंशों के बारे में आपको बताया है। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों भारत में आर्य भाषा का जो आरंभ है वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। तो दोस्तों साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का जो संचित प्रतिबिंब है ये जो उक्ति है वो किसकी है दोस्तों? ये उक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो मर्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मर्यादा जो है वो द्विवेदी युग की प्रसिद्ध कविता थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ने परसर्ग लगाया जाता है। तो दोस्तों ये जो खड़ी बोली होती है इसमें ने परसर्ग लगाया जाता है, और खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है या ओकार बहुला बोली जाती है। जी हाँ, ओकार बहुला बोली है जाती है, जैसे मैंने, तुमने, तूने सुना होगा ना आपने। तो ये सब चीज़ें खड़ी बोली में ही ने परसर्ग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो दोस्तों भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का जो नाम है सबसे पहले सुझाया था राजा राम मोहन राय जी ने, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के और कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, और ये अष्टछाप कवियों में से अग्रणी एक कवि भी माने जाते थे। अगर हम बात करें इनके गुरु के बारे में तो दोस्तों इनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी थे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास जी की जो भाषा थी दोस्तों वो सदुक्कड़ी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? सदुक्कड़ी भाषा थी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इनके जन्म के बारे में बात करें क्योंकि कई बार पूछा गया है, तो इनका जन्म 1398 से ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। समझ गए दोस्तों। और ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया था। समझ गए दोस्तों। और इनकी जो रचनाएं हैं वो अनेक भाषाओं के शब्द में मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि, और जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। सदुक्कड़ी यहाँ से निकल के आया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था? देखो कबीर की भक्ति की अगर हम बात करें, माफ़ कीजिएगा, तो कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो कबीर की जो भक्ति का दोस्तों जो स्वरूप था वो था निर्गुण भक्ति था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। रामानंद के प्रिय शिष्यों में से एक थे कबीर जी, और इनकी मैंने आपको बता ही रखा है, इनके बारे में भी सारी सारी चीज़ें बता दी कि इन्होंने ईश्वर को निराकार माना है, निर्गुण भक्ति शाखा पर इन्होंने बल दिया था, और आडंबरों से बिल्कुल दूर भागते थे, आडंबरों को ख़त्म करने की कोशिश करते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अभी मैंने सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी दिवस भी बताया था, तो हिंदी दिवस से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो दोस्तों कन्नड़ का जो संबंध है वो है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार से। द्रविड़ यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली है वो हमारा दोस्तों किस अपभ्रंश से ये हुआ है? हमारा शोर सैनी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने इसके पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था, वहाँ पर भी अपभ्रंश की बातें हुई थी। वहाँ पर किस अपभ्रंश की बात हुई थी? क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था पूर्वी हिंदी विकसित हुई थी, तो पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित हुई थी, और यहाँ पर हिंदी खड़ी बोली के बारे में पूछा जा रहा है, तो हिंदी खड़ी बोली शोर सैनी अपभ्रंश से उद्घृत हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत की रचनाकार हैं? तो द्विवेदी युगीन रचना, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जय भारत किस युग में रचा गया है, तो द्विवेदी युग में रचा गया है, और इसके रचनाकार दोस्तों हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो उन्होंने देखिए मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, और हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन, ये सारी चीज़ उन्होंने कहा था, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता ये जो है इसका उपदेश नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, और उनके द्वारा जो रचित ये रचना है वो निम्न में से क्या है? तो दोस्तों वो निम्न में से समासोक्ति है। क्या है? समासोक्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ऐसी उक्ति जिसमें समासिक पदों की बहुलता होने के कारण बहुलता होती है, वहाँ पर समासोक्ति पद होता है। समझ गए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत जो है वो किस भाषा में? देखिए पद्मावत से बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं, आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। वो पहला वाला क्वेश्चन अमीन में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका कन्या पर्यवेक्षक में पूछा गया है। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा अवधि भाषा में लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है? तो दोस्तों कामायनी महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कामायनी महाकाव्य के जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी हैं, और ये जो महाकाव्य है 15 सर्गों में विभक्त है। जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचनाएं हैं जो फेमस है, जैसे प्रेम पथिक, झरना, आंसू लहर, जनमेजय का नाग यज्ञ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो दोस्तों ये जो पंक्ति है बेसिकली अगर हम बात करें लेखक की, तो यहाँ पर जो मुंशी इंसा अल्लाह खान जी हैं, इनके द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। और ये बेसिकली बात करें कौन से कहानी से उक्त है, तो ये हमारा रानी केतकी की जो कहानी है उस कहानी से ये उद्धृत है ये लाइनें। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन जीवनी है? तो अतीत के चलचित्र चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण फिर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जीवनी की, तो आवारा मसीहा जो है ये एक जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवन पर लिखी गई जीवनी है। और जबकि हम बात करें अतीत के चलचित्र, तो अतीत का जो चलचित्र है वो महादेवी वर्मा ने रचा था, एक रेखा चित्र वो है। और अगर हम बात करें चिंतामणि की, तो चिंतामणि
सीतामढ़ी दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है एक। और यहाँ पर नीड़ का निर्माण फिर, तो हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। और जीवनी हमारा बायोग्राफी होता है और नीड़ जो हमारा आत्मकथा होता है वो ऑटोबायोग्राफी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो दोस्तों पैगंबर जो शब्द है वो तुर्की भाषा का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक अरबी भाषा का शब्द है। पैगंबर शब्द का अर्थ होता है पैगाम देने वाला, जबकि बेगम, चेचक और बारूद जो है ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब आते हैं आज के सबसे आखिरी क्वेश्चन पर। तो आज का ये होमवर्क है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा फेमस, इसलिए आसान मैं कह रहा हूँ और आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये रहे आज के टोटल जो 35 या आसपास इसके क्वेश्चन थे, ये टोटल क्वेश्चन रहे आपके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो गाइस, जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उसका आंसर देना मत भूलिएगा। और बस अभी की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए स्टे ट्यून्ड ऑन डियर गुरुजी।